नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य की कहानियों की कड़ी में सुमन ओबेरॉय जी की लिखी हुई कहानी दीपशिखा। भोपाल की सुमन ओबेरॉय जी हिंदी की जानी मानी स्थापित लेखिका हैं। पेश है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आखिर हम हनीमून के लिए कब जा रहे हैं? जब साक्षी ने चिल्लाकर पूछा तो अमर को यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसकी नई नवेली उससे पूछ रही है। कुछ क्षण तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे, पर साक्षी की भ्रकुटी देखकर वो समझ गया कि तुरंत जवाब न दिया गया तो वो एक बार और उसी तरह चिल्लाकर पूछेगी। अमर ने घबराकर दबी जबान से कहा, साक्षी धीरे बोलो, बाहर आवाज़ जाएगी। धीरे धीरे क्यों बोलूं? ना तो मुझे माँ के घर जाने दिया जा रहा है। आज 15 दिन से सुन रही हूँ कि हनीमून पर जा रहे हैं। आखिर धैर्य की भी एक सीमा होती है। वो तो ठीक है, पर इसमें इतना अधीर होने की क्या बात है? 1-2 रोज में पापा डिसाइड कर देंगे और टिकटें मंगवा देंगे। सुनते ही साक्षी आग बबूला हो गई। क्या कहा? तुम्हारे पापा डिसाइड करेंगे? क्या ऐसी बातें पापा डिसाइड करते हैं? तुम क्या इतना भी निर्णय नहीं ले पाते? अब तुनकने की बारी अमर की थी। तमीज़ से बोलो और देखो, पापा के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलना। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि हमारे यहाँ छोटे बड़े सभी निर्णय पापा द्वारा लिए जाते हैं। उनके निर्णय को चुनौती देने की आज तक मम्मी की भी हिम्मत नहीं हुई है। अब रात का वक्त है, चुपचाप सो जाओ। सुनते ही साक्षी का दिमाग घूम गया। उसे इस घर का माहौल कुछ अटपटा सा लगा। इस बहस के बाद उसने अमर से एक शब्द भी कहना व्यर्थ समझा। चुपचाप उठी, कपड़े बदलकर दीवार की ओर मुंह फेर कर लेट गई। अमर ने उसे मनाने की कोशिश की, पर वो सहज ना हो पाई। दूसरे दिन भी उसके मन में उथल पुथल होती रही। वो जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई है, महसूस कर रही है कि इस घर का वातावरण बहुत ही बोझिल है। वह ऐसे नीरस वातावरण की अभ्यस्त नहीं थी। उसके पापा एक बैंक अधिकारी हैं। भले ही ससुराल जैसे संपन्न वो नहीं हैं, पर घर में खुशहाली का वातावरण है। 2 बहनें, छोटा भाई और मम्मी पापा, 5 प्राणियों का छोटा सा परिवार। सभी मित्रों की भांति हंसते बोलते, एक दूसरे को उदास नहीं होने देते। कैसी भी समस्या आती, पापा उसे चुटकियों में हल कर देते। भांति भांति के व्यंजन बनाना, खाना, ताश खेलना, घूमना फिरना और जमकर पढ़ाई करना उनके शौक थे। सारा दिन कहकहों से गूंजता रहता। और एक यहाँ का वातावरण है, दम घोटू, कोई एक दूसरे से घुलता मिलता ही नहीं। साक्षी इन्हीं विचारों में खोई थी कि उसकी सास ने प्यार से कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। क्यों साक्षी, मन नहीं लग रहा यहाँ? उनके प्यार भरे स्वर ने मन का सारा रोष ठंडा कर दिया। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि समय कैसे बिताऊं। कुछ काम भी तो नहीं है। मम्मी मुस्कुरा पड़ी। अरे अभी से काम में पड़कर क्या करोगी? अभी तो मौज करो। अरे हाँ, तुम्हारे पापा ने गोवा के 2 एयर टिकट बुक करा दिए हैं, वापसी के भी। साक्षी को बहुत बुरा लगा था जानकर कि जाएंगे भी उनकी मर्जी से और आएंगे भी उन्हीं की मर्जी से। परंतु सास के सामने वो यूं ही मुस्कुराती रही। वास्तव में पूरे घर में मम्मी ही एकमात्र ऐसी प्राणी थीं जिन्होंने उसे मोह लिया था। वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। देखने वाला भी ताज्जुब करता कि इस उम्र में इतना आकर्षण। पेशे से डॉक्टर, परंतु पूर्ण रूप से घर परिवार को समर्पित। अल्प भाषणी पर मन को मोह लेने वाली। साक्षी उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी महसूस कर रही थी। इतने बड़े राजपाट की स्वामिनी होकर भी चेहरे पर चहक न थी। न पति से कुछ कहती, न बच्चों से। कुल मिलाकर शांति देवी वास्तव में अपने नाम को सार्थक करती थी। साक्षी के मन में सास की क्रूर शासिका की जो छवि बनी हुई थी, उसे उसकी सास ने विध्वंस कर दिया था। वास्तव में साक्षी और उसकी छोटी बहन अर्पिता तथा 8-10 अन्य सहपाठिनों ने जागृति नाम से एक संस्था बनाई थी। जागृति कोई औपचारिक संस्था न थी। इसका लक्ष्य असमर्थ एवं अशक्त स्त्रियों को सहयोग देना था। नारेबाजी, धरना, भाषणबाजी करना इनका ध्येय न था। न ही ये उस समय की प्रतीक्षा करती कि कोई युवती गृह कलह के पश्चात जलाई जाए।
वो तो इन सब घटनाओं के कारण को समूल नष्ट करने में प्रयत्नशील थीं। वो पलायनवाद के विरुद्ध थीं। वो स्त्रियों में समस्याओं का सामना करने की क्षमता उत्पन्न करतीं। वो चाहती थीं कि आधुनिक युवतियां विद्रोह को अपना हथियार न बनाएं, वरन परिवार में सद्भाव का वातावरण बनाते हुए अपनी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो जाएं, ताकि परिवार टूटने से बचें और सामाजिक ढांचे में जो बिखराव आ रहा है वो ना हो। उन्हें अपने इस लक्ष्य में सफलता भी प्राप्त हो रही थी। उनके न चाहने पर भी जागृति का नाम फैल रहा था। वास्तव में जागृति संस्था का जन्म भी उनकी गली में घटी दुर्घटना के फलस्वरूप ही हुआ यूं कि एक दिन गली में टहलती हुई साक्षी और उसकी सहेलियां उस वक्त भौचक्की रह गईं जब नुक्कड़ वाले मिश्रा जी की बहू मधु जलती हुई बाहर की ओर दौड़ती हुई आई और गली में आकर मुंह के बल गिर पड़ी। बच्चे तक लोटा भर भर के पानी डाल रहे थे। मिश्राएं तमाशा देख रही थीं और चिल्ला रही थीं, अरे रे रे, सत्यानाशन ने आत्महत्या कर ली। पड़ोसी ही रिक्शा में डालकर झटपट अस्पताल ले गए, परंतु रास्ते में दम तोड़ गई। पर एक ही वाक्य कह पाई, सासू जी ने जला दिया। ये दुर्घटना सारी गली में दहशत फैला गई। लड़कियां सहम गईं, बच्चे डर गए। सबूत के अभाव में सजा तो किसी को ना हुई। लोग भी धीरे धीरे इसे भूल गए, पर इन लड़कियों का दिल दहल गया। आज मधु के साथ हुआ, कल उनके साथ भी हो सकता है। साक्षी के मन में हर वक्त उथल पुथल मचती रहती कि आखिर उस वक्त का इंतज़ार क्यों किया जाता है कि जलने की नौबत आए। और यहीं से नींव पड़ी जागृति की, और वो जोश के साथ इस कार्य में जुट गई। साक्षी पढ़ने में होशियार थी। कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कमल प्रसाद के हाथों प्रथम पुरस्कार मिला। इधर एमए का रिजल्ट आया और उधर रिश्तों की जैसे बाढ़ सी आ गई। एक रिश्ता मंत्री जी के सुपुत्र का भी था। सुनते ही साक्षी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके और हमारे घर में समानता नहीं है। परंतु जब पापा ने उनके सुदर्शन सुपुत्र का फोटो दिखाया और ये बताया कि मंत्री जी दहेज विरोधी हैं, शादी कोर्ट में होगी और सादा प्रीति भोज होगा, बिना किसी आडंबर के, तो वो सोच में पड़ गई। उसे लगा कि मंत्री जी के भी अपने आदर्श हैं, ऐसा परिवार उसे समझ पाएगा। यही सोचकर उसने हाँ कह दी। महीने भर में उसकी शादी हो गई। अन्य लड़कियों की समस्याओं को सुलझाते हुए साक्षी ने भांति भांति के पारिवारिक माहौल देखे थे। वो अपने घर के माहौल के बारे में आश्वस्त होना चाहती थी। वो जानती थी अगर पाँव के नीचे की मिट्टी भुरभुरी हो तो पाँव जम नहीं पाते। आशा के विपरीत उसकी सास बहुत कोमल स्वभाव की थी, परंतु ससुर का स्वभाव वो समझ नहीं पा रही थी। पति को तो 2 ही दिन में समझ गई थी। बाप की हाँ में हाँ मिलाने वाला दब्बू किस्म का व्यक्ति है, जिसे माँ का सुंदर नाक नक्श और पिता की दौलत विरासत में मिले हैं। अपनी बुद्धि है, पर उसका उपयोग करने की न उसे आवश्यकता पड़ती है और न वो आवश्यकता समझता है। ऐसे गोबर गणेश को उस जैसी चतुरा कैसे झेल पाएगी, सोचकर उसे घबराहट हो रही थी। उसने इसका कारण खोजने का प्रयत्न किया तो समझा कि जब तक पापा के हाथों से उसकी नकेल निकाली नहीं जाएगी, ये अपनी दिशा स्वयं निर्धारित नहीं कर पाएगा। इसलिए इस पर झल्लाना बेकार है। सासू जी सोच समझ से दुरुस्त हैं, मगर हाथ पैर जुबान कटी सुंदर प्रतिमा हैं। उनसे अपेक्षा करना बेकार है। ननद रानी शादीशुदा हैं। उन्हें तो मायके से इतना ही मतलब है कि जब चाहती हैं सरकारी गाड़ी उन्हें व उनके पति को ले आती है। भांति भांति के व्यंजनों से आवभगत होती है और चलते समय पिता के पद की गरिमा के अनुरूप भेंट में मिले तोहफों में से अपनी मनपसंद वस्तुओं की अधिकारिणी बना दी जाती हैं। तो केंद्र बिंदु हैं पापा। यूँ तो पापा को दम मारने की फुर्सत नहीं है, आखिर मंत्री हैं। हर वक्त सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की भीड़ में खोए रहते हैं। घर में भांति भांति के लोग और टेलीफोन की घंटियां उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं देते। सिवाय उन लोगों के शयन कक्ष के घर में इधर उधर नौकर चाकर सुरक्षाकर्मी ही दिखाई देते हैं। हर कोई हुक्म बजा लाने को तत्पर। सभा, मीटिंग, उद्घाटन, देशी विदेशी अतिथियों का स्वागत, यही उनकी दिनचर्या थी और वो इन सब कार्यक्रमों को बहुत ही कुशलतापूर्वक निपटाते। साक्षी को ऐसा लगता कि वो किसी राजा की शरण में आ गई है, जिसके राजपाट में सब कुछ स्वतः ही कुशलतापूर्वक चल रहा है। किसी को कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है।
वो ऐसे वातावरण की अभ्यस्त नहीं थी जिसमें उसे अकल का इस्तेमाल ही न करना पड़े। कोई दूसरा उसका जीवन चक्र निर्धारित करे, ये वो सहन नहीं कर सकती थी। जो पिछले 2 वर्षों से दूसरों में जागृति ला रही थी, वो स्वयं कूपमंडूक बन जाए, ये असहनीय था। भविष्य में ये स्थिति बदतर होती जाएगी, ऐसा वो अनुभव कर रही थी। इन 15 दिनों में उसका पति उसके इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडरा रहा था। वो कामदेव की प्रतिमूर्ति था। अभी तक साक्षी को उससे कोई शिकायत नहीं थी, पर क्या केवल प्रेम क्रीड़ाओं में ही पूरा जीवन बिताया जा सकता है? ये सब प्रश्न चिन्ह उसके मन को मथ रहे थे, और इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर पाए बिना उसे हनीमून के लिए वो आ जाना पड़ा। वहाँ अगले 15 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही न चला। सभी द्वंद्वों से मुक्त वो अपनी दुनिया में खोए रहे। इन 15 दिनों को दोनों ने भरपूर जिया, और जब वो वापस आई तो शांति देवी उसके मुख की आभा देखकर आश्वस्त हुई थी। गोवा से वापस आने के बाद साक्षी का मन हो रहा था कि कम से कम 1 सप्ताह के लिए वो माँ के घर जाकर रहे। बहन और सहेलियों के साथ खुशियाँ बांटने के लिए वो उतावली हो रही थी। पति और सास से पूछने पर एक ही उत्तर मिलता कि पापा से पूछ लेना, और ऐसे उत्तर उसके मन में कसैलापन छोड़ जाते। उसे ऐसा आभास हो रहा था कि यहाँ मायके जाने को कोई महत्व नहीं दिया जाता, समधियों को आदरपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। एक ही शहर में जाने के लिए आज्ञा का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो भी हर बार पापा की आज्ञा का। क्या अमर और मम्मी का कोई वजूद नहीं है? अब तो उसे अपने पापा और बहन भाई के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लग गई थी। पापा 2 चक्कर लगा चुके थे। कॉलेज आते जाते बहन भी कई बार पूछ चुकी थी। घर वालों की हालत वो अच्छी तरह समझ रही थी। कहाँ तो वो एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, और कहाँ आज 1.5 महीने से 2 घड़ी साथ बैठने को तरस रहे थे। सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अधिक शर्म तो इस बात पर आ रही थी कि जब उसके मायके से कोई आता तो कोई ढंग से उनका सत्कार भी ना करता। पापा की उपस्थिति में जब साक्षी के पापा आते तो पापा एक राजा की भांति पेश आते, और सीधे साधे उसके पापा प्रजा होने का आभास देते। 2-4 औपचारिक बातें होती। 2-4 मिनट में ही साक्षी के पापा साक्षी के ससुराल रूपी साम्राज्य का चलचित्र की भांति अवलोकन करके मन में हीन भावना लिए, परंतु साक्षी के भाग्य पर गर्व करते हुए चले जाते। बहन और भाई उसका प्रोग्राम पूछ पूछ कर थक गए थे। माँ बाप की आंखें दरवाजे पर लगी रहती अपनी लाडली का मुख देखने के लिए। उनकी हालत सोचकर साक्षी रोती। साक्षी की हालत देखकर उसकी सास ने कहा, ठीक है, वैसे तो मैंने तेरे पापा से इस तरह की आज्ञा कभी नहीं मांगी, पर तेरी खातिर पूछ लूँगी। सुनकर जहाँ एक और साक्षी के मन में आश्वासन जागा, वहीं फिर वही प्रश्न मुँह बाए खड़े होने लगे। क्या मायके जाने के लिए आज्ञा मांगने जैसी स्थिति आ जाती है? क्या मम्मी कभी अपने मायके नहीं गई? अरे पूरी शादी निपट गई, पर मम्मी के मायके से कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो क्या मम्मी अनाथ हैं? क्या इसीलिए वो इतनी उदास और गंभीर और दबी हुई रहती हैं? अब उसका ध्यान अपनी समस्या से हटकर मम्मी की ओर मुड़ गया, और वो शीघ्र से शीघ्र ये सब जानने के लिए उतावली हो उठी। मम्मी ने पापा से पूछने का वादा किया था, इसलिए वो रात का इंतज़ार कर रही थी, पर रात को खाने के वक्त पता चला कि पापा आज चेन्नई गए हैं। जैसे ही वो खाना खाकर बेडरूम में पहुंची कि छोटी बहन का फ़ोन आ गया। फिर दीदी, क्या हुआ तेरे इधर आने के प्रोग्राम का? साक्षी खींच गई। अरे बाबा, आज मम्मी पूछने वाली थी पापा से, पर पापा चेन्नई चले गए। इस पर बहन खिलखिलाकर हंसी और बोली, तू कहे तो जब मंत्री जी आएँ तो हम भी मुलाकात के समय फरियादी लाइन में लग जाएं। शटक, कहकर जैसे ही साक्षी ने फ़ोन रखा, अमर सीटी बजाता हुआ अंदर आया। अरे भाई, किस आशिक को शटअप कहा जा रहा है? साक्षी ने 2 टूक जवाब दिया। अर्पिता को, एक ही रट लगाए हुए कि दीदी कब आओगी? अमर प्लीज़, मैं 2-4 दिन उधर जाकर रहना चाहती हूँ। अमर इत्मीनान से सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, श्रीमती जी, ये डिपार्टमेंट पापा का है, कौन कब कहाँ जाएगा सब उनसे पूछकर होता है। साक्षी तल्ख होकर बोल उठी, अच्छा, पर उनका शेड्यूल तो पीए तय करते हैं, और हम सबका वो स्वयं करेंगे? अमर इस तरह के प्रश्नों का आदी न था। वो भी रूखे लहजे में बोला, देखो मैडम, आप इधर उधर की रट कुछ ज़्यादा ही लगाए हुए हैं। अरे लोकल मायका है, गाड़ी और शोफर है, जब मन हो 1-8 घंटे को हो आया करो। इतना सीरियस होने की क्या बात है? और तुम?
तुम नहीं जाओगे मेरे साथ? हमें मत घसीटिए अपने साथ, हम तो ऐसी जगहों पर बहुत अनईजी फील करते हैं। अमर को क्या मालूम, ऐसे उत्तर साक्षी के प्रश्नों के उत्तर बनने के साथ साथ उसके मन में भय की जड़ों को मजबूत करते जा रहे हैं। साक्षी के तुरंत पूछने पर, तो क्या मम्मी कभी मायके नहीं गई? अमर स्तंभित रह गया, खिसिया कर बोला, छोड़ो ना डार्लिंग, तुम तो एक ही बात के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हो। पर साक्षी अड़ गई, यह जानने के लिए कि शादी में अमर के ननिहाल पक्ष से कोई क्यों नहीं आया। तब अमर कुछ रुक कर बोला, हाँ उधर कुछ ऐसा ही है, मैंने तो अपनी होश में मम्मी को कभी पीहर जाते नहीं देखा। हाँ, रीता दीदी कहती हैं कि उन्हें कुछ धुंधला सा याद है कि 1-2 बार ननिहाल गई थीं माँ के साथ। वहाँ मामा मौसी सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। फिर अचानक सबका आना जाना बंद हो गया। मुझे इतना याद है कि नानी और मौसी बहुत रोती थी यहाँ आकर, परंतु पापा का गुस्सा देखकर शायद मम्मी ने ही उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। देखो, अब कारण मत पूछना, मैंने कभी ऐसे प्रश्नों को जानने में दिलचस्पी नहीं ली, और अच्छा यही रहेगा, तुम भी खाओ पियो, मेरे साथ मौज उड़ाओ। कहकर अमर ने साक्षी को तपाक से भींच लिया और इस आलिंगन में साक्षी के प्रश्न जकड़े रह गए। दूसरे दिन सास बहू घर में अकेली थी। खाना खाकर साक्षी भी मम्मी के बेडरूम में उनके पास चली गई। बातों के सिलसिले में ही मम्मी ने बताया कि उन्होंने स्कूली शिक्षा शिमला से और डॉक्टरी की शिक्षा दिल्ली में ही प्राप्त की, क्योंकि उनके पापा का तबादला भी दिल्ली में हो गया था। मायके की बात छिड़ने पर मम्मी बहुत उदास हो गईं। जब साक्षी ने उनका हाथ पकड़कर गाल पर एक चुम्बन दे दिया, जैसा कि वो भावुक होकर माँ को दिया करती थी, तो शांति देवी अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। वो तो उस बूढ़े वट वृक्ष की भांति हो गई थीं जिन्हें कभी किसी ने प्यार से सींचा ही नहीं था। साक्षी के प्यार ने उनके घावों को हरा कर दिया। वो छोटी बच्ची की भांति साक्षी की गोदी में सर रख कर रो पड़ी। इसके बाद साक्षी को कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़ी, मम्मी ही धारा प्रवाह बोलती गईं। साक्षी, तू तो 2 ही महीने में घबरा गई। मैंने तो 28 साल से मायके की देहरी नहीं लांघी। मैं तो उन लोगों के चेहरे भी भूल गई हूँ। मेरे तो यदाकदा इनके साथ अखबार में फ़ोटो छपते रहते हैं तो वो मुझे पहचान लेंगे, पर मैं तो उन्हें सामने आने पर पहचान भी ना सकूँगी। मेरी भी 2 छोटी बहनें और एक भाई हैं। तुम्हारे रूप में अपनी कहानी देख रही हूँ। मुझे भी इन्होंने कॉलेज में किसी समारोह में देखा था और निर्णय ले बैठे कि शादी करूँगा तो इसी से। जब घर में रिश्ता आया तो सोच विचार कर हाँ कर दी गई। ये वकालत कर रहे थे, नेतागिरी का भूत सर पर सवार रहता था। मैंने कुछ ही दिनों में महसूस किया कि मेरी स्थिति सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया से अधिक नहीं है। तुम्हारी तरह हमारे परिवार में भी भावनात्मक स्तर पर हम बेहद जुड़ा हुआ महसूस करते थे। ऊपरी तौर पर परिलक्षित ना होता, पर मन से मन के सेतु बंधे थे, और तुम्हारे ससुर किसी से कभी जुड़े नहीं। ये केवल ऊपर बढ़ते जाने की सोचते हैं। किसी को कोई भावनात्मक चोट पहुंच रही है, इसका इन्हें तनिक आभास भी नहीं होता। अपने स्व से ऊपर सोच ही नहीं सकते। इनका परिवार पुश्तैनी रूप से समृद्ध है। हम पापा की तनख्वाह से गुजारा करने वाले लोग थे। इन्हें मेरे माँ बाप की दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। मेरे मायके सिलाई साड़ियों को मेरे ही सामने नौकरानियों में बांट देते और महंगी से महंगी स्वयं ला कर देते। इन्हें इस बात का आभास न था कि मायके सिलाई वस्तुओं में प्यार, दुलार, मान की महक होती है, जो दिखावे के लिए खरीदी वस्तुओं में नहीं होती। बात बात पर हमारे घर के लोगों का अपमान होता। सारा दिन रोना धोना मचा रहता। वो तो रो रा के चले जाते, फिर मुझे आड़े हाथों लिया जाता। तंग आकर मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। मम्मी पापा को यही समझाया कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं आऊँगी। ठहरे पानी में कंकड़ मारने की हिम्मत मैं जुटा ना पाई और 28 बरस गुजार दिए। वो लोग दिल्ली में रहकर भी मुझसे कभी नहीं मिले। सबकी शादियां हो गईं। हर शादी पर दबी जुबान से पापा फ़ोन पर पूछते, बेटा तू कहे तो मैं निमंत्रण देने आऊँ, और मैं छाती पर पत्थर रखकर मना कर देती। शादी के दिन दिन भर मंगल गीत गाती, बहन भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद देती और आंसू पी जाती कि अब शकुन ना हो। फिर तो आंसू पीने की आदत पड़ गई। कहकर मम्मी फपक फपक कर रो पड़ी। साक्षी का मन भारी हो गया। पर मम्मी, आपने कभी विरोध नहीं किया? आप डॉक्टर थीं, पढ़ी लिखी थीं, पापा को कभी धमकाया नहीं? ये वक्त की बात है। 28 साल पहले लड़कियां इतनी साहसी न थीं।
ना ही माता पिता ऐसी शह दिया करते थे। सोचा था शायद मेरा धैर्य त्याग इनका हृदय तरल कर देगा, पर इन्हें तो रंच मात्र भी आभास नहीं कि मैंने जीवन में क्या खोया है। और कारण पूछें तो कोई विशेष नहीं, छोटी छोटी बेतुकी बातें। प्रेस्टीज इश्यू बना लिया इन्होंने। वो लोग दायां पैर उठाएं तो ऐतराज, बायां उठाएं तो ऐतराज। मुझे अपने पापा का बार बार अपमानित होना सहन ना होता, इसीलिए खुद को ही उनसे काट लिया। सास का दुख साक्षी को सहन ना हुआ। यदि इस घर का रवैया यही है तो उसके साथ भी यही दोहराया जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मन की व्यथा नहीं जानी, वो बहू के हृदय की पीड़ा की थाह क्या पाएगा। उसी के संस्कारों को लेकर जन्मा उसका पुत्र, जो अपनी माँ के कलेजे से लगकर भी उसकी चुभन महसूस न कर पाया, क्या वो अपनी पत्नी के कलेजे की चुभन महसूस कर पाएगा? नहीं, कदापि नहीं। इस परंपरा को तोड़ना होगा। पहले मम्मी को उनका हक दिलाना होगा, बाद में अपना हक पाना होगा। दुनिया भी देख लेगी इस अनोखे रिश्ते को, जहाँ सास बहू को प्रताड़ित नहीं कर रही, वरन बहू प्रताड़ित सास के होठों की हंसी वापस ला रही है। मम्मी उसका हाथ पकड़कर रोती रहीं। वो उसके दृढ़ संकल्प से अनभिज्ञ थीं। यहाँ ससुराल में तो सारा दिन गहमा गहमी का वातावरण रहता। उधर मायके वालों की उतावली बढ़ती जा रही थी। साक्षी कुछ कर नहीं पा रही थी। एक बार वो आधे घंटे के लिए माँ के घर गई थी। सारी गली में हलचल मच गई। उसकी मर्सिडीज गाड़ी देखकर उत्सुकता भरी आंखें मुंडेरों पर आटकी थीं। माँ और बहन भाई के मुख पर गौरवपूर्ण मुस्कान थी, पर साक्षी का मन उदास था। वो हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। वो बुझे मन से आधे घंटे में वापस आ गई, क्योंकि अमर ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। पर आकर पता चला कि राष्ट्रपति भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। पापा इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने सुपुत्र को उनसे मिलवाने ले गए हैं। स्वयं सफलता की सभी सीढ़ियां लांघ चुकने के बाद अपने पुत्र को पहली सीढ़ी चढ़ाने की तैयारी हो रही है। बुझे मन से साक्षी बाहर लॉन में बैठ गई। जुलाई का महीना था, अभी बारिश खुलकर नहीं हुई थी। मौसम जैसी ही उमस साक्षी के मन में भी व्याप्त थी। सब कुछ बंद घुटा हुआ। वो चाह रही थी कि खूब ठंडी ताज़ी हवा बहे और वो खुले मैदान में हल्के हल्के दौड़ लगाए और फिर तेज मूसलाधार पानी बरसे। घुमड़ घुमड़ काले बादल जितने भी आकाश के आंचल में छिपे हैं आकर बरसें और तब खुले साफ धुले वातावरण का आनंद उठाने को मिले। इतने में ही पहले मम्मी की कार पोर्टिको में आकर रुकी और पीछे पीछे पापा की। पापा अकेले थे। उन्होंने लॉन में अकेली बैठी साक्षी को बताया कि अमर वहाँ से शिक्षा मंत्री के घर कॉकटेल पार्टी पर चला गया है। साक्षी का मन रोने को हुआ। मम्मी ने हिम्मत जुटाकर सहमते हुए प्रस्ताव किया कि साक्षी कुछ दिन के लिए माँ के घर जाना चाहती है। सुनते ही मंत्री जी बेमतलब जोर से हंसे, फिर बोले, ये औरतों को मायके की हुड़क क्यों लगी रहती है? भाई अब ये तुम्हारा घर है, इसी में मन रमाओ। साक्षी पहले से भरी बैठी हुई थी। आवाज़ में नम्रता लाते हुए बोली, पापा जहाँ 21 साल बिताए हैं, जो हमारा अपना खून है, उन्हें एकदम तो भुलाया नहीं जा सकता। पापा एकदम गंभीर हो गए। देखो बेटी, मुझे लड़कियों का इस तरह दो नावों पर सवार होकर चलना पसंद नहीं। कभी वो इधर कभी तुम उधर, इससे संबंध खराब होते हैं। बेहतर यही है जब मन हो एक आध घंटा हो। इतनी गाड़ियाँ, शोफर हैं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं। साक्षी अभी समुचित उत्तर खोज ही रही थी कि कुछ अतिथि आ गए और मंत्री जी उठकर उन्हें अंदर ले गए। रह गई साक्षी निपट अकेली। रात को अमर कब लौटा उसे पता नहीं चला, मगर अच्छी नींद न आने की वजह से उसका सिर अवश्य भारी था। दिन भर वो बिस्तर से उठी नहीं, बस इस समस्या पर विचार करती रही। इसके बाद उसने मायके जाने का नाम नहीं लिया, क्योंकि इस बीच वो एक बार ज़बरदस्ती अमर को लेकर गई थी। फ़ोन पर बहन को जैसे ही सूचना दी उसने कि वो रात को वहाँ रुकेगी, बस सारे घर में हफड़ा दफड़ी मच गई। सभी कमरों की विशेष सफाई हुई। बहन को घर की हर चीज़ पुरानी और निम्न स्तर की लग रही थी। आधा खाना घर पर तैयार हुआ, आधा होटल से लाया गया। महीने के आखिरी दिन होते हुए भी खर्चे में कोताही नहीं की गई। पर जब अमर बना बनाया खाना छोड़कर चलने की उतावली करने लगा तो साक्षी अपमानित महसूस कर उठी। बहन क्रोधित हो रही थी। छोटा भाई रोए चला जा रहा था। मम्मी पापा चुप थे। पापा सोच रहे थे महीने के आखिरी दिनों में 1500 का खर्चा भी हो गया और खाना भी नहीं खाया।
2 महीने में इतनी छोटी बड़ी घटनाएं हो गईं जिनका मंत्री जी और उनके सुपुत्र के लिए कोई महत्व न था, पर साक्षी की रातों की नींद खराब हो रही थी। अमर बोर हो रहा था। उसका कहना था कि अपने और मम्मी के मायके की बातों को लेकर वो व्यर्थ ही अपना सुख चैन खराब कर रही है, लेकिन साक्षी को अपने भविष्य का और सास के अतीत का घुन खाए जा रहा था। वो सास की खुशियां लौटा लाना चाहती थी और अपनी खुशियों का द्वार खोलना चाहती थी। ऐसा उसने प्रण किया था। रक्षाबंधन आने में अभी 15 दिन शेष थे। छोटा भाई बार बार आग्रह कर रहा था कि साक्षी 4-5 दिन पहले ही आ जाए, पर साक्षी जानती थी कि इन भावनाहीन बाप बेटे के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। साक्षी ने सास से उस दिन का कार्यक्रम पूछा। तब उसे पता चला कि उस दिन रीता दीदी और बुआ जी आती हैं सुबह और शाम तक रहती हैं। शांति देवी ने तो पिछले 28 साल से भाई को राखी बांधी ही नहीं। उसके ये पूछने पर कि वो कब जाएगी राखी बांधने, तो मंत्री जी ने 2 टूक उत्तर दिया। तुम सुबह 7:30-8 बजे जाकर राखी बांधना, 9 बजे वापस आकर रीता और बुआ जी को अटेंड कर लेना। 2-4 मिनट का तो काम होता है राखी बांधना, ऐसी परेशानी की क्या बात है। ये शब्द साक्षी के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े और वो मन ही मन निश्चय को और भी सुदृढ़ कर बैठी कि इस समस्या का भी हल निकालना ही पड़ेगा। परंतु रक्षाबंधन की पूर्व संध्या समय रीता के आए फोन ने सभी परिवारजनों को चिंता में डाल दिया। रीता ने सुबकते हुए बताया कि वो कल भैया को राखी बांधने नहीं आ पाएगी, उसके पति दीपक का ही आदेश है। कहकर उसने फ़ोन पटक दिया था। सुनते ही सारा वातावरण बोझिल हो गया। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक दीपक को क्या हो गया है, पर बाप बेटा दोनों उधर जाने से कतरा रहे थे। तय यही हुआ कि दूसरे दिन साक्षी और शांति देवी रीता के घर जाकर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगी। सुबह सवेरे सास बहू रीता के घर गईं। वहाँ का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था। दोनों में तू मैं चल रही थी। माँ को देख दोनों को चुप हो जाना पड़ा। माँ ने माफ़ी मांगते हुए गलती पूछी तो दीपक ने 2 टूक जवाब दिया। माँ, मुझे आपसे और साक्षी भाभी से कोई शिकायत नहीं है, पर पापा और अमर हैं काफ़ी चतुर। बंदूक आपके कंधे पर रख दी। माफ़ कीजिए मम्मी, मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। आपके घर मैं रीता के कहने पर चल तो पड़ता हूँ, पर वहाँ मुझे जो गर्व की बू आती है, जिस वैभव का प्रदर्शन मिलता है, भारी भरकम तोहफे देकर जिस हीनता का एहसास कराया जाता है, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मैं भी दामाद हूँ, मान सम्मान का अधिकारी हूँ, पर मेरी नम्रता और सुसंस्कृत व्यवहार को शायद दब्बूपन माना जा रहा है। अब मैं वहाँ जाकर अपना और निरादर नहीं कराना चाहता। थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट तो मुझ में भी है। रहा रीता का सवाल, उसे तय करना चाहिए कि उसका धर्म क्या कहता है। दोनों ने दीपक को बहुत समझाया, पर वो टस से मस ना हुआ। घर आकर साक्षी ने जो दीपक ने कहा था ज्यों का त्यों सब सुनाया तो बाप बेटा आग बबूला हो गए। उन्हें काम पर भी जाना था। फिर बुआ जी को फ़ोन मिलाया गया। उन्होंने भी टका सा जवाब दे दिया, भैया हम ना आ सकेंगी, मजबूरी है। बिना राखी बंधवाए दोनों गुस्से से घर से निकल गए। किसी को सुधी ना थी कि साक्षी को भी मायके जाना है। सास बहू गुमसुम अपने कमरों में पड़ी रहीं। त्यौहार का दिन रोते कलपते बीता। शाम को मंत्री जी ने दोनों जगह गाड़ियां भेजीं, मगर खाली लौटी गाड़ियां उन्हें मुंह चढ़ा रही थीं। स्थिति की गंभीरता उन्हें समझ आ रही थी। दूसरे दिन सब परिवार पहले रीता के यहाँ गए। बुआ जी वहीं बैठी थीं। सारी बातें खुलकर हुईं। पहले बुआ ने की, भैया हमारी तो बुढ़ापे में आकर आंखें खुली हैं। हम और रीता तो एक बार राखी पर नहीं पहुँचे तो हफड़ा दफड़ी मच गई। भाभी ने तो 28 साल से राखी नहीं बांधी भाई को। हम तो सारी ज़िंदगी पाप कमाते रहे तुम्हारे दबदबे में आकर। कभी तुमको इस बात के लिए राजी ही नहीं किया, कभी ये सोचा ही नहीं कि मायके के तीज त्यौहार शादी ब्याह की खुशियों में वो शामिल नहीं हो रही। उसने और उसके घर वालों ने कैसे दिल पर पत्थर रखा होगा। और सच पूछो तो आज इस बुढ़ापे में हमें सबके सामने स्वीकार करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही कि हम और हमसे 2 कदम आगे स्वर्गवासी हमारी बंतो जिज्जी अपनी गऊ जैसी भौजाई के बारे में भड़का कर मामले को संवारे नहीं बल्कि सत्यानाश कर दिए। आग को बुझाने के बजाय हवा देते रहे। और पूछो तो उन गरीबों का क्या कसूर था। तुम यही रट लगाए रहे कि ससुराल में हमारा समुचित स्वागत सत्कार नहीं होता, और हम कभी आगे जानने की कोशिश ही नहीं किए। अरे भौजाई का ही पिछले 28 बरस में कौन सा स्वागत सत्कार हो गया हमारे यहाँ।
वो बेचारी तो आज तक कुछ ना बोली। वाह बुआ वाह, ये बुढ़ापे में ज्ञान चक्षु कैसे खुल गए, यकायक आंखों के पर्दे कैसे हट गए। जब अमर ने पूछा तो रीता तपाक से बोली, ये ज्ञान चक्षु खोले तुम्हारी हीरे की कनी ने। सास खरा सोना थी और बहू निकली असल हीरा। तुमको और डैडी को क्या मालूम कि उसने कैसी कुर्बानी दी है। मम्मी ने घर की शांति के लिए खुशियों की कुर्बानी दी, परंतु इसने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है घर में वास्तविक जागृति लाने के लिए। कमल प्रसाद जी चौंके। अच्छा, तो ये सब साक्षी की जागृति संस्था का असर है। क्या मिला ये नाटक करके? क्या मिला? पापा, माँ के मुख पर हंसी के एक लकीर में सब कुछ हासिल हो गया। मैंने तो आपकी जिम्मेवारी को अंजाम दिया है। और पापा, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। इंसान से इंसान को जुदा करने का हक तो केवल ईश्वर को है। आपने ये हक कैसे हासिल कर लिया? यह सवाल कमल प्रसाद के दिल दिमाग को झकझोर गया। उन्होंने तो कभी इस प्रकार सोचा ही नहीं था, और इस छोकरी ने 2 मिनट में ही उन्हें ईश्वर के दरबार में पड़े कटघरे में ला पटका। उन्हें यूँ महसूस हुआ मानो ये प्रश्न उनसे स्वयं विधाता कर रहे हैं। उफ, कितना बड़ा पाप कर बैठे हैं वो। उनकी तंद्रा टूटी तब जब दीपक ने उनके पांव छूते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा यदि मैंने कोई अपशब्द कहा हो तो, पर साक्षी भाभी की बातें इतनी अकाट्य थीं। पहले मैंने उन्हें आधा घंटा बैठकर सुना और फिर उनके प्लान में रीता के साथ शामिल हो गया। उनका एक ही वाक्य हम सबको शर्मिंदा भी कर गया और आंखें भी खोल गया कि जब आप सब भाई बहन मिलकर अपनी खुशियां मनाते हैं तब कभी माँ के मुख की ओर नहीं देखते। कोई अनाथ हो तो उसे प्रभु की मर्जी मानकर मन को समझा ले, पर भरे पूरे परिवार के जीते जी वो अपने को किस श्रेणी में रखें? रीता बोली, पापा, वास्तव में हमने कभी माँ की खुशी का ख्याल ही नहीं किया। शायद आपको कभी ऐसा करते देखा नहीं। हमें तो भाभी ने समझाया कि परिवार तभी खुश रह सकता है जब सारे सदस्य खुश हों। एक औरत का जो मायका है वही दूसरी का ससुराल, यह तो एक दूसरे में गुथी कड़ी है। अब अमर भी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यस पापा, मम्मी वॉज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। शांति देवी को आज पहली बार कमल प्रसाद ने फूट फूट कर रोते देखा था, और वो अपने ही परिवार के समक्ष स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। उन्होंने नम्र पड़ते हुए कहा, ठीक है, गया वक्त तो लौट नहीं सकता, अब आप लोग चाहते क्या हैं? साक्षी चहकते हुए बोली, अब हम राखी का त्यौहार खुशी खुशी मनाएंगे। पहले हम सब नानी माँ के घर जाएंगे। माँ मामा जी को राखी बांधेंगी, उसके बाद रीता और बुआ जी राखी बांधेंगी आप दोनों को। बाद में मैं मायके जाकर राखी बांधूंगी। क्या कहा? मैं वहाँ जाऊँगा? नहीं नहीं। जब भौचक्के कमल प्रसाद ने पूछा तो बुआ जी तपाक से बोली, ठीक है, नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं। ऐसा है तो हम चारों औरतें जो यहाँ बैठी हैं वो कभी भी अपने अपने मायके की देहरी नहीं लांघेगी। हम भी लोगों से कह दिया करेंगे कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। साक्षी मुस्कुरा रही थी कि सारे उसके पढ़ाए पिट्ठू बोल रहे हैं। आखिर पापा ने हथियार डाल दिए। अगला दिन कमल प्रसाद के भवन में एक जश्न भरा दिन था। सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। साक्षी सुबह से माँ को तैयार कर रही थी। शांति देवी नई नवेली की तरह मुस्कुरा रही थी। पापा के लिए अमर बढ़िया सूट खरीद कर लाया था। माँ के मायके ये शुभ समाचार दे दिया गया था। वहाँ ऐसे तैयारियां चल रही थीं मानो बारात आने वाली हो। रीता और बुआ जी अपने अपने परिवार के साथ सज धज के आ पहुँची थीं। नौकर चाकर सुरक्षाकर्मी हतप्रभ थे कि मैडम का मायका भी है शहर में, उन्हें मालूम भी नहीं था। 5 गाड़ियों का काफिला जब वहाँ पहुँचा तो द्वार पर आरती उतारी गई, चौखट पर तेल डाला गया, बड़े प्यार और मान से सबको अंदर लाया गया। कमल प्रसाद जी थोड़े झेपे पर ससुराल वालों के नेह भरे व्यवहार से सहज हो गए। जैसे ही माँ राखी बांधने को हुई, नानी माँ ने कहा, अभी नहीं साक्षी, पहले तुम खड़ी हो। और उन्होंने सचमुच में उसे खड़ा करके उसकी चरण धूली ले ली। साक्षी पानी पानी हो गई। नानी माँ कहकर वो उनके गले से लिपट गई। नानी माँ के आंसू थे कि गंगा जमुना की तरह बहे चले जा रहे थे। हिचकियाँ लेते हुए बोली, दामाद जी, आपकी बहू ने वो कर दिखाया है जो हम में से कोई न कर सका। नहीं तो आजकल की लड़कियां मिडिल क्लास घरों से ऊंचे सपने लेकर पैसे वाले घर में कदम रखते ही आसमान में उड़ने लगती हैं, या पति को बगल में दबाकर घर गृहस्थी अलग करने में क्षण भर भी नहीं लगाती। और एक ये है कि डोली में से पाँव निकालते ही सास की खुशी खोजने में लग गई। कोई भी धमकी, कोई भी तिरस्कार इसे डिगा नहीं पाया।
पर आपको ये सब कैसे पता मां जी? मंत्री जी के पूछने पर वो बोली, अरे ये साक्षी तो हमें कई बार फ़ोन कर चुकी है। दीपक बोला, अरे ये अच्छी स्क्रिप्ट राइटर है, साथ ही अच्छी डायरेक्टर भी। सारी बातें पात्रों को फ़ोन पर ही समझा दी जाती थीं। ये सब सुनकर साक्षी को लग रहा था अब वो उस धरातल पर खड़ी है जिसकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है। आखिर कमल प्रसाद भी बोल उठे, आप ठीक कहती हैं माँ जी, शुरू में तो मैं भी झल्ला गया था। अमर भी बोर हो रहा था इसके रवैये से। हम समझते थे इसे अपने मायके से अधिक लगाव है, ये हमारे वातावरण में स्वयं को खपा नहीं पा रही है। पर हमें रंज मात्र भी ये आभास न था कि ये शांति की खुशी के लिए इतना सब कुरेद रही है। वाकई इसने जिस तरह से ये सब किया, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये सचमुच मेरे अंधेरे घर में आकाश दीप बनकर आई है, जिसने मेरी भटकी हुई नैया को राह दिखाई है। ये वो दीप शिखा है जिसने मेरे दिल के अंधेरे कोनों में उजाला कर दिया है। सभी भाव विह्वल थे, सभी के नेत्रों में खुशी के आंसू बह रहे थे। अभी आप सुन रहे थे सुमन ओबेरॉय जी की लिखी हुई एक मीठी सी पारिवारिक कहानी दीप शिखा। आशा है ये सुकून भरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।